स्टार्ट नाउ डियर। यहाँ पर जो पहाड़ी है ना, यह सेवराय की पहाड़ियां हैं, सेवराय की पहाड़ियां। आराधना सिंह आप बताइए, सेवराय की पहाड़ियां यह पूर्वी घाट का हिस्सा है या पश्चिमी घाट? पूर्वी घाट का हिस्सा। हाँ, पूर्वी घाट का हिस्सा पार्ट डियर। और डियर बच्चा लोग ये बताइए, यहाँ पर जो ये पहाड़ी है यह तीनों राज्य में कोरिलेट करती है। ये नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। और डियर इसके बारे में और हम बताए हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों का सबसे अधिक हिस्सा किस राज्य में है? तमिलनाडु में। वेरी गुड। नीलगिरी की पहाड़ियां जिन 3 राज्यों में फैली हैं उनका नाम क्या क्या है? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। वेरी गुड। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? क्या नाम है? दोदा बेट्टा। और डियर दोदा बेट्टा की ऊंचाई कितना है? 26। गुड आपका डियर। तो यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ी हो गई। अब हमको बताइएगा यहाँ पर कौन सी पहाड़ी है? कौन सी पहाड़ी है? पालनी की पहाड़ी। पालनी की पहाड़ियां आपका किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। डियर यहाँ पर बताइएगा यहाँ पर कौन सी पहाड़ियां हैं? अन्नामलाई। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनाईमुडी। अनाईमुडी आपको पता है डियर क्या रिकॉर्ड है उसका? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। वह किस पहाड़ी की चोटी है? हाँ, अन्नामलाई का डियर। अन्नामलाई पर्वत का वह चोटी है कौन? अनाईमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। ऊंचाई कितना है? 2695। अब सबसे नीचे एक पहाड़ी आपको मिलेगा। कौन सा पहाड़ियां? कार्डामम की पहाड़ियां। कार्डामम की पहाड़ियां कहिए, चाहे इलायची की पहाड़ियां कहिए। कार्डामम की पहाड़ियां मित्र किन 2 राज्यों में फैली हुई है? केरल और तमिलनाडु में पूछता है। और यह फेमस क्यों है कार्डामम की पहाड़ियां? इलायची के लिए। इलायची का उत्पादन होता है किस पर्वत से? इलायची पर्वत से या कार्डामम की पहाड़ियां। अगला हमें अब बताइएगा डियर, अगला हमें बताइएगा भारत की सबसे लंबी कयाल झील कौन सी है? हाँ डियर, भारत की सबसे लंबी कयाल झील वेम्बनाड झील। वेरी गुड, सही जवाब। अब हमें बताइएगा भारत की सबसे लंबी लैगून झील कौन सी है? अरे डियर कयाल झील कहिए चाहे लैगून झील कहिए, मैंने वही बताया ना डियर। इधर उसका नाम देते हैं कयाल झील। हालांकि मित्रों समुद्र के किनारे समुद्र के पानी से जिस झील का क्रिएशन होता है, निर्माण होता है, ऐसी झीलों को लैगून झील कहते हैं। चाहे लैगून झील कहिए, ये आपका केरल वाले हिस्से में या पश्चिमी घाट वाले हिस्से में इस प्रकार की झीलों को कयाल झील कहते हैं। अब भारत की सबसे लंबी झील है वेम्बनाड झील इन केरला। और उसमें एक प्रतियोगिता होती है नाव की, क्या नाम है उसका? डियर याद रखिएगा, नेहरू ट्रॉफी या उसका एक पूरा नाम बताया था मैंने। हाँ, क्या बताया था नाम? भूल गए आप लोग? डियर उसका नाम मैंने बताया था आपको बालम काली नेहरू ट्रॉफी। डियर उस पर काफी लोग जो है एक साथ नौकायन करते हैं। एक नाव में 15-15, 20-20 लोग एक साथ उस नाव को खेने का काम करते हैं। इस तरह का नौकायन जानते हैं जर्मनी के किस नदी में किया जाता है? राइन नदी में किया जाता है।
जर्मनी की जीवन रेखा कौन सी नदी है? राइन नदी। और डियर यूरोप की सबसे व्यस्त नदी कौन सी है? राइन नदी। यूरोप की कोयला ढोने वाली नदी कौन सी है? राइन नदी। तो राइन नदी के बारे में आप तो पढ़े ही हैं। आइए वापस चलते हैं। यहाँ पर एक केरला में एक स्थान है मित्रों, कासरगोड। हम रिवाइज कर रहे हैं, पूरा बताते चले जाइएगा। कासरगोड में कौन सा अनुसंधान है? नारियल अनुसंधान केंद्र है। कासरगोड केरल नारियल अनुसंधान केंद्र है। नारियल की वहां क्या होती है? पढ़ाई होती है, रिसर्च होता है। अनुसंधान माने क्या होता है? रिसर्च सेंटर। और मित्रों एक और हमें बताइएगा, केरल के कौन से दो शहर आपका ट्विन सिटी के नाम से जाने जाते हैं? एर्नाकुलम और कोचीन। कौन दो? एर्नाकुलम और कोचीन। उसी प्रकार डियर तेलंगाना के कौन दो शहर ट्विन सिटी है? हैदराबाद और सिकंदराबाद। उसी प्रकार पटना के पास कौन से दो शहर? तो पटना और दानापुर। आप जाके देखिएगा, दोनों आप बता नहीं पाएंगे कौन दानापुर है। दानापुर पड़ता है मित्रों, आर्मी का भर्ती सेंटर भी है, बिहार रेजिमेंट का वहां पर है। पटना के पास दानापुर से भर्तियां होती हैं हमेशा। एक आपका डियर आगे बढ़ेंगे। अब आगे एक हमें बताइएगा, केरल का एक जिला है पलक्कड़। वह पलक्कड़ जिला क्यों फेमस है? वहीं पर है आपका शांत घाटी। शांत घाटी क्यों फेमस है? जैव विविधता का हॉट स्पॉट है क्या? शांत घाटी बायोडायवर्सिटी का एक मुख्य केंद्र बिंदु है। और बायोडायवर्सिटी का अगर भारत में 4 हॉट स्पॉट काउंट किया जाए, एक पश्चिमी घाट, एक पूर्वी घाट, कोई बोल रहा है पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और भारत म्यांमार की सीमा वाला हिस्सा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मित्रों कौन सी दो ऐसी वनस्पतियां होती हैं जिनको जल जो है वह आयोडीन युक्त जल की आवश्यकता होती है? तो डियर सही जवाब है केला और नारियल। इसलिए आपको याद रखिएगा, दक्षिण भारत में सबसे अधिक उत्पादन केला और नारियल का होता है। चाहे आप तमिलनाडु में देखें और चाहे आप जो है केरल में देखें। वैसे केरल आपका नारियल का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करता है। भारत में सबसे अधिक नारियल का उत्पादन कहाँ होता है? केरल में। एक बात हमें और बताइएगा, रबर का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। और डियर रबर के लिए एक दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एक बंदरगाह है जो आपका रबर का एक्सपोर्ट करता है स्पेशल, बेलेम बंदरगाह। बेलेम बंदरगाह मित्रों किस देश का है? ब्राजील का है। एक दक्षिणी अमेरिका में एक बंदरगाह है जो स्पेशल कॉफी का एक्सपोर्ट करता है, उसका नाम क्या है? साओ पालो। डियर ये बंदरगाह कहाँ पर है? ब्राजील में है। ब्राजील में है ना डियर? साओ पालो ब्राजील का है कि अर्जेंटीना का है? ब्राजील का। कोई कह रहा है अर्जेंटीना का डियर। चलिए अच्छा, अब हमें बताइएगा कोझिकोड या कालीकट। डियर कोझिकोड का प्राचीन नाम या पहले नाम क्या था? कालीकट। मित्रों यहाँ पर कौन सा यात्री जो पहली बार उतरा था 1498 में? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन। पुर्तगाल जिस प्रायद्वीप पर है, पुर्तगाल जिस पेनिनसुला पर है, उस पेनिनसुला का नाम क्या है? आइबेरिया। अब बताइएगा आइबेरिया प्रायद्वीप पर पुर्तगाल तो हो ही गया, और कौन देश शामिल करेंगे? स्पेन।
बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, स्पेन। और डियर, स्पेन और पुर्तगाल ये आइबेरिया प्रायद्वीप पर स्थित देश है। एक जिब्राल्टर जो जल संधि है वह भौगोलिक दृष्टिकोण से किस देश का होना चाहिए? स्पेन का होना चाहिए, सही बताया। लेकिन वास्तव में उस पर किसका अधिकार है? ब्रिटेन का। इसलिए जिब्राल्टर जल संधि को लेकर के विवाद है किन दो देशों में? स्पेन और ब्रिटेन में। अब हमें बताइएगा किस जल संधि को भूमध्य सागर का कुंजी कहते हैं, चाबी? जिब्राल्टर जल संधि को। आप बताइएगा जब आपका स्वेज नहर का निर्माण नहीं हुआ था तो भूमध्य सागर में एक ही स्थान था जहां से प्रवेश कर सकते हैं और वहां से निकल सकते हैं। वह स्थान कौन सा है डियर? जिब्राल्टर। अब बाद में बन गया स्वेज नहर। तो स्वेज नहर जिस देश में बनाया गया है उस देश का नाम क्या है? मिस्र। अब मिस्र में जो स्वेज नहर बनी है कब बनी है? 1800 अब हमें बताइएगा स्वेज नहर मिस्र को दो हिस्सों में बांट देता है। तो एक छोटा सा हिस्सा है, उसका क्या नाम है? सिनाई। सिनाई का हिस्सा किस महाद्वीप में आता है? एशिया में आता है। किसमें आता है? एशिया में। डेर बहुत अच्छा, अच्छी जानकारी है, आप लोगों को याद किए हैं। अब हमें बताइएगा केरल की राजधानी कौन सी है? तिरुवनंतपुरम। कौन सी राजधानी है? तिरुवनंतपुरम। और डियर, एक एर्नाकुलम क्यों फेमस है? अच्छा, इसके अलावा ट्विन सिटी और कोचीन तो आपको पता है कि एक बंदरगाह भी है केरला का। आगे हमें बताइएगा दक्षिण भारत अभी कल का किए हैं, तमिलनाडु का हिस्सा। चेन्नई के पास अबाड़ी क्यों फेमस है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। अबाड़ी कहाँ है मित्रों? अबाड़ी, वहां पर हमारा एक शिष्य काम कर चुका है, अबाड़ी में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। और भारत का कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर हमारे शिष्य पहुंचे ना। कहीं भी आप सोच लीजिए, हर जगह पहुंचे होंगे। डियर, आप जरा सुनिए, अबाड़ी तो हो ही गया, एक कांचीपुरम आपका पड़ता है तमिलनाडु में, क्यों फेमस है? हाँ, पल्लव वंश की राजधानी थी। और इसके अलावा कैलाश मंदिर है। आप बताइएगा डियर, कोई कह रहा कैलाश पर्वत। अरे भैया, कैलाश पर्वत यहाँ है, एक कैलाश मानसरोवर कैलाश पर्वत, जहाँ भगवान शिव हिमालय का हिस्सा है। कौन बताया? सत्यम। अच्छा, आप बताइएगा हमें, एक उद्गम मंडलम एक स्थान पड़ता है मित्रों, उद्गम मंडलम जो किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। क्यों पॉपुलरिटी है? हिल स्टेशन है, पर्यटन स्थल है, इसको शॉर्टली ऊटी कहते हैं। उसी के पास मित्रों पड़ता है कुन्नूर। कुन्नूर आपका पिछले दिनों में प्रसिद्ध रहा, फेमस रहा, चर्चा में रहा। क्यों यह स्थान? क्योंकि वहीं पर डियर हमारे देश के प्रथम सीडीएस, पहली बार सीडीएस पद बनाया गया था। तो फर्स्ट सीडीएस जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गई थी। और वो जिस हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हुई थी
उस हेलीकॉप्टर का क्या नाम था? अब हमें दूसरा बता दीजिएगा, वो हेलीकॉप्टर कौन सा देश बनाता है? रसिया बनाता है। वेरी गुड। आगे हमें बताइएगा, अगला एक पॉइंट बताइएगा, एक तंजावुर क्यों फेमस है? हाँ डियर, चोल वंश की राजधानी थी तंजावुर। एक बात और बताइएगा, जब तमिलनाडु पर चोल वंश का शासन था उस समय कोयम्बटूर आपका डियर सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस था, आज भी है। और डियर कोयम्बटूर मित्रों पड़ता है कहां पर? तमिलनाडु में। इसको आप दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कह सकते हैं। किसको? कोयम्बटूर को, सूती वस्त्र उद्योग के लिए। आगे अब हमें और बताइएगा, एक स्थान यहाँ मिलेगा तमिलनाडु में, तिरुचिरापल्ली। क्यों फेमस है? हाँ, केला अनुसंधान केंद्र है। और तिरुचिरापल्ली में NIT संस्थान भी है इंजीनियरिंग का, NIT तिरछी। तिरुचिरापल्ली को शॉर्टली आपका तिरछी भी बोलते हैं, इसलिए केला अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तिरछी में। आगे बताइएगा, एक स्थान यहाँ मदुरई है। मदुरई क्यों फेमस है? मीनाक्षी मंदिर है। और क्या है? पांड्य वंश की राजधानी थी। और क्या है? त्योहारों का शहर है। त्योहारों का शहर उसी को कहते हैं ना, मदुरई को कहते हैं त्योहारों का शहर। और हमें बताइएगा डियर, सेलम एक स्थान है तमिलनाडु में, सेलम। ये सेलम क्यों फेमस है? स्टील के उत्पादन के लिए। किसके उत्पादन के लिए? स्टील के उत्पादन के लिए फेमस है। और डियर हमें और बताइएगा एक स्थान डियर, जो प्लेस बार बार पूछा भी जाता है डियर, ये जो राम सेतु है, राम सेतु, ये मित्रों कहां पर है? तमिलनाडु में है। और डियर यहां पर जो ब्रिज है उसको हिंदू धर्म के अनुसार राम सेतु कहते हैं। ईसाई, मुस्लिम और यहूदी धर्म के अकॉर्डिंग इसको जो आदम ब्रिज भी नाम दे दिया जाता है। और मित्रों बताइएगा, क्रोकोडाइल हिल, क्रोकोडाइल रॉक, ये कहां पर है मित्रों? यही बताइएगा। कैमोरिन अंतरिक्ष कहां है? तमिलनाडु में है। यही जो पतला सा हिस्सा ऐसे निकला हुआ है, ऐसे स्थान जब छोटे हों, पतले हों और तीनों से समुद्र से घिरे हों तो उनको कहते हैं अंतरिक्ष। बड़े स्थान हो जाते हैं तो इसको कहते हैं क्या? प्रायद्वीप कहते हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड। और डियर काजू का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल में। और डियर केरल में किस जानवर की पूजा की जाती? हाथियों की। और डियर यहाँ पर पेरियार नाम का जो भी है, चाहे पेरियार अभयारण्य हो, चाहे पेरियार पनबिजली परियोजना हो, या फिर पेरियार वन्य जीव अभयारण्य हो, पनबिजली परियोजना हो, या पेरियार नदी हो, यह केरल की प्रमुख आपका नदी भी है, परियोजना भी है। और अगर आपसे पूछता है इडुक्की बांध किस देश में, किस राज्य में है, तो मित्रों इडुक्की बांध आपका केरल में। इडुक्की बांध भारत का पहला बांध, सबसे प्राचीन बांध कौन सा राजवंश ने करवाया था? सही जवाब दिया, चोल शासकों ने करवाया था। कौन सा चोल शासक ने ग्रांड डैम, ग्रांड बांध का निर्माण करवाया था? करिकाल।
करिकाल ने करवाया था, भारत का सबसे प्राचीन है। तुंगभद्रा नदी किस राज्य में है? यह कर्नाटका में है मित्रों। तुंगभद्रा जलाशय कहां पर है? कर्नाटका में। तुंगभद्रा जलाशय। पंबन द्वीप भारत के किस राज्य में है? और तूतीकोरिन बंदरगाह की क्या विशेषता है? भारत का सबसे छिछला बंदरगाह है और भारत का वह पहला बंदरगाह जो निगम आधारित बंदरगाह हो, यानी प्राइवेट हो। यही नहीं है, एन्नौर बंदरगाह है। एन्नौर बंदरगाह जो है यह तमिलनाडु का ही है। यह तमिलनाडु का पहला निगम आधारित बंदरगाह, यानी प्राइवेट कंपनियां उसको पूरा बंदरगाह को अपने हिस्से में लेकर के चलाने का काम करती हैं। आगे और बताइएगा डियर, अगर आपसे पूछता है, यहां देखिएगा ये जो लाइन है मित्रों, ये लाइन कौन सी लाइन है? कर्क रेखा। आप देखिए, अगर आप उस भौगोलिक हिस्सा जिसमें अफगानिस्तान भी आ जाए, पाकिस्तान भी आ जाए, भारत भी आ जाए, नेपाल भी आ जाए, भूटान भी आ जाए, बांग्लादेश आ जाए, म्यांमार आ जाए, श्रीलंका को मत लीजिएगा, तो इस हिस्से को आप कौन सा भारत बोलेंगे? नो, अखंड भारत। बच्ची मैं इसकी बात बाद में करूंगा, पहले मैं ये कह रहा हूं कि उस भौगोलिक हिस्सा जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार सब ले लिया जाए, इसको कहते हैं अखंड भारत। अगर मित्रों पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार को हटा दिया जाए तो ये जो भारत है इसको आप स्वतंत्र भारत कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वतंत्र भारत। अब एक बात और हमें बताइएगा, जो कर्क रेखा देख रहे हैं, यह कर्क रेखा मित्रों आपको पता है कितने डिग्री पर रन करती है? 23.5 अंश साउथ की नॉर्थ। कितने लोग साउथ नॉर्थ समझ नहीं पाते हैं, टेट में कई बार पूछता है। 23.5 अंश नॉर्थ है और 23.5 अंश नॉर्थ रहेगा तो कर्क रेखा रहेगा, और 23.5 अंश साउथ हो जाएगा तो मकर रेखा हो जाएगा। ये सवाल इस बार टेट एग्जाम में पूछा गया। अब मित्रों एक बात बताइएगा, ये जो कर्क रेखा है इसके नीचे वाले भारत को क्या कहते हैं? तो सही जवाब है प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। नीचे वाले हिस्से को प्रायद्वीपीय भारत। और मित्रों ये वाले हिस्से को आप क्या कहते हैं? नीचे वाला जो हिस्सा है डियर, इसको द्रविड़ भारत कहा जाता है। ये द्रविड़ भारत, यहाँ मित्रों चारों राज्यों में एक ही भाषा बोली जाती थी जिसका नाम था द्रविड़। कौन सी भाषा? द्रविड़। वेरी गुड। एक कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। एक कौन सा राज्य है? गुजरात। और राजस्थान के बगल में जो ये राज्य है पाकिस्तान का, इसको क्या कहा जाता है? सिंध। सिंध प्रांत कहा जाता है। और मित्रों आपको पता है कि ये वाला पूरा हिस्सा क्या है? पंजाब है। पंजाब का कुछ हिस्सा बंटवारे में पाकिस्तान में चला गया और कुछ हमारा भारत में बचा है डेढ़। और यहाँ पर जो है उड़ीसा का नाम क्या है? उत्कल। पहले नाम था उड़ीसा का डेढ़। आप लोगों ने पढ़ा होगा सारा नाम स्टेप बाय स्टेप। और ये वाला हिस्सा, ये पहले आपका असम नहीं बटा था, तो ये पूरा आपका बंग यानी बांग्लादेश, ये बंगाल, ये बांग्लादेश की बात नहीं, ये पश्चिम बंगाल, बंगाल के नाम से इसको जानते थे, बंगाल। और डियर
ये कौन सा पर्वत है मित्रों, बताइएगा। ये आपका हिमालय पर्वत है। और उत्तर प्रदेश की दो नदियां हैं, कौन सी? एक आपका भारत की सबसे लंबी नदी है मित्रों गंगा, ये गंगा। और ये भारत में सबसे बड़ी सहायक नदी, भारत की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ इंडिया यमुना है। हालांकि यमुना उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। तो डियर ये नदी कौन सी है? यमुना। ये नदी आपका यमुना हो गई। इसको जरा बताइए तो एक पर्वत कौन सा है? ये कौन सा पर्वत है? विंध्याचल पर्वत। सही जवाब दिया आपने, विंध्याचल। विंध्याचल के ऊपर जो पठार है इसको कौन सा पठार बोलेंगे? सोनम बताइए। मालवा का पठार। प्रेमचंद, मालवा का पठार किसके उत्पादन के लिए फेमस है? सोयाबीन के उत्पादन के लिए। अब जो राष्ट्रगान की रचना किया जिन्होंने, उनका नाम बताएंगे। रविंद्रनाथ टैगोर। सही बताया आपने, आर्यन टैगोर। मित्रों आर्यन टैगोर के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? मैं उम्मीद करता हूं एशिया में पहली बार, पूरी एशिया में पहली बार किसी व्यक्ति को अगर नोबेल पुरस्कार मिला है तो वह भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला है। आर्यन टैगोर को एशिया के वह पहले व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और नोबेल पुरस्कार मित्रों याद रखिएगा कि कंटेंट, नोबेल पुरस्कार जितने भी एरियाज में दिया जाता है क्षेत्र में, वह कितना है? कुल 6 यानी 6 एरियाज में दिया जाता है। अब आर्यन टैगोर को किस एरिया का मिला था? साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। कौन सी रचना थी? गीतांजलि। सन कौन सा था? 1913। मित्रों आप जरा पढ़िए उसको, देखिए। आपने राष्ट्रगान पढ़ा होगा, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग हिंद और डियर विंध हिमाचल गंगा यमुना। डियर यमुना गंगा। अच्छा डियर, तो कोई बात नहीं। अब देखिए राष्ट्रगान जो हमारा बना था, बाद में भले ही आपका बंगाल में से अलग अलग बटे हैं डियर, लेकिन आपका राष्ट्रगान बार बार बदलता नहीं है। राष्ट्रगान एक बार एक्सेप्ट कर लिया गया, तो ऐसा नहीं कि यहाँ बंटवारा हुआ, यहाँ कोई आपका राज्य का पार्टीशन हुआ, राज्य का नाम बदला, तो राष्ट्रगान नहीं बदलता है। राष्ट्रगान हमेशा एक रहेगा। तो देखिए हमारे पूरे राष्ट्रगान में पूरे भारत का ये सब कुछ चर्चा किया गया। एक बार द्रविड़ लोग, कर्नाटका के लोगों ने इस बात का विरोध करना शुरू कर दिया था कि जो हमारा राष्ट्रगान है उसमें से सिंध शब्द हटा लिया जाए। तो सिंध प्रांत मित्रों आपका आता है कहाँ? पाकिस्तान में। लेकिन हमारा राष्ट्रगान इस हिसाब से बना है कि वो भी हिस्सा कभी हम लोग आपका क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। आपका डियर जोड़ेंगे। अभी देखिए डियर पीओके भी आपका, पीओके आपका पाक ऑक्युपाइड कश्मीर विल बी डियर इन बिकमिंग टाइम आल्सो फुल्ली कैप्चर्ड बाई आपका। हाँ बाबू आप लोग जल्दी जाइए और उसको आपका जल्दी से लेके आइए, आप हिस्सा बनाइए भारत का। डियर भारत का तो है यह है, लेकिन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ने अवैध तरीके से ये आपका पीओके लिया है। और 30% और 10% किसने लिया? चाइना ने लिया। चाइना ने भारत का ये 10% हिस्सा किस सन में लिया है? 1962 में। चाइना ने तिब्बत पर अनैतिक अधिकार कब किया था? 1959 में। डियर चाइना स्वतंत्र कब हुआ है? 1949 में। तो डियर देखिए हमारा ये सिस्टम कितना बढ़िया है, हमारा राष्ट्रगान कितना बढ़िया है।
भारत की पूरी भौगोलिक स्थिति का वर्णन करता है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, वंग, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, यही ना डियर। तो आपका पूरे हर चीज का उल्लेख किया गया। अब विंध्याचल जो पर्वत है मित्रों, ये भारत का एकदम बीचों बीच डियर, मध्य प्रदेश का जो राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य, उसी में आपका बीचों बीच फैला हुआ है, एकदम मध्य में फैला हुआ है, इसीलिए इसका नामनेशन कर दिया गया है मध्य प्रदेश। तो डियर ये देखिए द्रविड़ मित्रों, द्रविड़ में 4 भाषा आती। द्रविड़ जो भाषा होती थी उसको 4 भाषाओं का कॉम्बिनेशन माना जाता था। एक आपका कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। अब तेलुगु भाषा ये आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, तमिल तमिलनाडु में, कन्नड़ कर्नाटक में, और मलयालम भाषा कहाँ की है? केरल की। कोई कंफ्यूजन नहीं ना डियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। यहां पर थोड़ा सा हिस्सा है डियर दक्षिण भारत का, इसको क्या बोला जाता है? त्रावणकोर बोला जाता है डियर, त्रावणकोर, ये वाला हिस्सा। इतिहास में शायद पढ़ा होगा, यहाँ पर डियर, यहाँ के जो राजा वजा उस समय रहा करते थे, वो आपका गरीब लोगों को बहुत सताया उन्होंने। यहाँ तक कि डियर बहुत सारे अलग अलग ऐसे प्रतिबंध लगाए थे, ऐसे कर लगाए थे, जिनको इतिहास में गायब भी कर दिया गया, लेकिन कहीं कहीं उसका प्रमाण मिल जाता है। खैर छोड़िए, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। एक कर्क रेखा से नीचे वाला भारत मित्रों क्या है? प्रायद्वीपीय भारत। एक कर्क रेखा के नीचे वाला भारत पूरा क्या है? प्रायद्वीपीय भारत। अब एक प्रश्न बनता है, प्रायद्वीपीय भारत या भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनका कोई न कोई तट समुद्र से लगा होता है? तो मित्रों 5 इधर 4 इधर, गिनेंगे 5 इधर 4 इधर। देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो 4 राज्य। त्रिपुरा और मिजोरम का कोई भी हिस्सा समुद्र से लगा नहीं। त्रिपुरा और मिजोरम, हालांकि मिजोरम का रिकॉर्ड ट्रैक एक है, परसेंटेज के आधार पर सर्वाधिक प्रसिद्ध वन क्षेत्र जो है मिजोरम का, डेंसिटी के आधार पर अरुणाचल प्रदेश का, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा वन क्षेत्र एमपी का। कोई कंफ्यूजन नहीं डियर, कोई आपका डियर समझिएगा हर चीज को। तो डियर बस आज के क्लास में इतना ही। थैंक्स।